हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद सुभाष यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को। क्या करेंगे? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दोस्तों, अगर वीडियोस आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में आज हम देखेंगे अपवर्तनांक। ठीक है ना, अपवर्तनांक, जिसे आप कहेंगे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, इसमें रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो प्रकार से देखेंगे। एक आपका होगा एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे आप कहेंगे हिंदी में निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा आपका होगा रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे आप कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक। इसमें पहले हम बात करेंगे when we are talking about absolute refractive index, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी सापेक्ष अपवर्तनांक। तो दोस्तों, एक एक की बात करते हैं और इनमें क्या रिलेशन होता है उस चीज को भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सारा कुछ पढ़ेंगे दोस्तों, देखिएगा। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले हम पढ़ेंगे, पहला एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। दोस्तों, ये सारी क्लासेस के लिए और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अक्सर फिजिक्स में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा, पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोस्तों, अगर स्पीड आपको स्लो या हाई लगती है तो आप कमेंट में लिखें, अगर स्लो है तो वो भी बताएं और अगर हाई है तो वो भी बताएं। देखिए, जितना हम स्लो चीज़ों को अच्छा समझ सकते हैं उतना स्पीड से हम नहीं समझ सकते दोस्तों। एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल जो आपकी स्मॉल सी होती है और माध्यम में प्रकाश की चाल
का जो रेशियो होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम देखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में, तथा कोई भी मीडियम हो सकता है, तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, इसे आप स्मॉल v से डिनोट कर लेंगे और प्रकाश की चाल को आप c से डिनोट करते हैं। दोस्तों माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। दोस्तों अगर बातें आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक की आपसे बात की जाए तो इसे आप स्मॉल n से डिनोट कर लेंगे, यानी n = C/V यहां से हो जाएगा, C/V। और यहां से आप इक्वेशन के हिसाब से जैसे सॉल्व करते हैं, अगर माध्यम में प्रकाश की चाल निकाली जाए तो C/n हो जाएगा, C/n हो जाएगा। तो यहां से हमें समझ में आया कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का रेशियो होता है। उसके बाद नंबर 2 आपसे बात की जाए तो दूसरा क्या होता है? रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष यानी इसमें कम से भी कम आपके पास 2 माध्यम होंगे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, यानी किसी भी रिलेशन में वो माध्यम हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम बात करेंगे रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यानी सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिएगा यहां पर जो बात की जाएगी सापेक्ष अपवर्तनांक की, तो यहां पर हम लिखेंगे किसी माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक या सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, या हम कह सकते हैं एक माध्यम या पहले माध्यम, एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक,
अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक तथा पहले व दूसरे माध्यम की प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। चालों के अनुपात के बराबर होता है। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो आपका होगा, या इसे आप डिनोट कर सकते हैं 1n2 को आप डिनोट कर सकते हैं, यानी n2/n1। अगर इस प्रकार से अपवर्तनांक को दिया गया है तो ये क्या होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जो कि इसमें लिखा है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। आशा करता हूं इतनी बात आपके समझ में आई होगी दोस्तों। आगे अब हम जो पढ़ेंगे इसको रफ करते हैं दोस्तों। जैसे जिस तरीके से मैं प्रॉपर वे में आपको लिख करके सारी बातों को मैं बता रहा हूं, उसी प्रॉपर वे में आप अपने नोट्स को बनाते चलिए, जिससे आपके पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बहुत ही खास बात होगी इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, और इसको ध्यान से समझें। देखिएगा, ये होगा अपवर्तनांकों के बीच संबंध, अपवर्तनांकों के बीच संबंध, यानी रिलेशन between refractive indexes। देखिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपको पता है 1n2 होता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2, जो कि आपने देखिए अपवर्तन में आपने क्या पढ़ा, अपवर्तन में आपको पता है इसमें कम से भी कम आपको दो माध्यम की आवश्यकता होती थी। इसमें एक नॉर्मल होता था, यानी जिसे आप कहेंगे अभिलंब, और ऐसे कोई किरण आपतित होती थी तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती थी, यानी वो कुछ अभिलंब की ओर झुक जाती थी, और ये आपका होता था एंगल R और ये आपका होता था एंगल I, यानी इंसिडेंस एंगल, और ये आपका कौन सा होता था, रेफ्रैक्टिव एंगल। और ये आपकी जो रे होती थी, इस रे को हम क्या कहते थे, इंसिडेंस रे, और ये क्या होती थी, रेफ्रैक्टेड रे। ठीक है दोस्तों, और ये आपका नॉर्मल होता था यानी अभिलंब, ये आपकी आपतित किरण और ये आपकी अपवर्तित किरण, ये आपका अपवर्तन कोण और ये आपका आपतन कोण। तो यहाँ पर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अगर अपवर्तनांक आपको निकालना है तो यहाँ पर देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, यानी ये क्या होता था, ये आपका सघन माध्यम होता था और ये आपका विरल माध्यम होता था। यानी आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक जो आपका होगा वो होगा साइन I अपॉन साइन R के इक्वल, जो कि आपको स्नेल का नियम साफ साफ बताता है दोस्तों। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लेंगे। उसके हिसाब से आप
दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालें या विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2n1 करना पड़ेगा। और ये आपका हो जाएगा, क्योंकि हम विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर विरल माध्यम में सबसे पहले जो एंगल बना है वो कौन सा बना है, r एंगल बना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे साइन r अपॉन ऊपर क्या है साइन i, यानी ये आपका क्या आया, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, दोनों को कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से आप दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद 1n2 इंटू 2n1 क्या निकल करके आएगा, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करेंगे, साइन i अपॉन साइन r इंटू साइन r अपॉन साइन i, और यहां से साइन i से साइन i कैंसिल, साइन r से साइन r कैंसिल, ये आया आपके पास 1 निकल करके, जो आपका होगा 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। यानी यहां से हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है जो हमें बताती है कि हम किसी भी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालें, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 के बराबर होगा। आप किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करते चले जाएं, ठीक है ना, और भी तीसरा माध्यम या चौथा माध्यम और भी कोई इसमें यूज करेंगे, आप कितने भी टाइम्स आप इसमें यूज कर सकते हैं, तो वो हमेशा मल्टीप्लाई में होंगे और मल्टीप्लाई में वो 1 के इक्वल होंगे। तो यहां से अगर आप दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो 1 अपॉन पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यहां से निकल करके आएगा। यानी ये क्या पता लगा हमें, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी अपोजिट होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है। जैसे आपसे बात की जाए एयर के सापेक्ष कांच का, यानी ग्लास, कांच का अपवर्तनांक अगर निकाला जाए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो आप क्या लिखेंगे, ANG, ए यानी एयर और जी यानी ग्लास। एक एयर के सापेक्ष है ना, एयर के रेस्पेक्ट में, एयर के रिलेशन में अगर ग्लास का अपवर्तनांक आपको देखना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो क्या होगा, ये इसका उल्टा होगा, यानी GNA कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। किससे पता लगाया, इससे पता लगाया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी, और थोड़ा सा रिलेशन बढ़ा करके इसको देखते हैं ताकि यहां से कोई क्वेश्चन मिस ना हो पाए। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये सराउंडिंग में एयर है और आपके पास इस एयर के अलावा 2 माध्यम और हैं, इस एयर के अलावा 2 माध्यम और हैं, इस प्रकार से है, इसमें हमने 2 माध्यम बना दिए ये, ठीक है। और ये क्या है आपका, इसमें वाटर भरा है, यानी एक माध्यम आपका क्या है, जल है, ये क्या है, वाटर, जल, और ये आपका कांच है, ये आपका कांच है, यानी इसको आप जी कह सकते हैं। और इसके बाहर सराउंडिंग में, इसके बाहर सराउंडिंग में आपकी वायु है, यानी एयर, ए। अब देखिए अगर एयर और जल के बीच रिलेशन देखा जाए तो सपोज कीजिए ये इस पर एक नॉर्मल डाला गया है, इस प्रकार से यहां से कोई किरण आपतित होती है जिसके बीच यहां पर नॉर्मल अभिलंब और आपतित किरण के बीच एंगल बनता है I, और ये ऐसे कुछ झुक जाती है और ये एंगल बनता है क्या, R। उसी प्रकार ये अगर जल और कांच के बीच रिलेशन देखा जाए तो ये ही किरण आगे चल करके किसका काम करती है,
आपतित किरण का काम करती है। और इसके अंदर तो एंगल केवल हमारा आर है। कौन सा एंगल है? आर है। तो आगे चल करके ये किरण कौन किसका काम कर रही है? आपतित किरण का काम कर रही है। और ये एंगल इसके लिए, एयर और जल के लिए तो अपवर्तन कोण था, लेकिन अगर वाटर और कांच के लिए देखा जाए, यानी ग्लास और वाटर के लिए देखा जाए, जल के सापेक्ष कांच के लिए देखा जाए, तो उस कंडीशन में ये जो आर है, अगला नॉर्मल डालने के बाद ये आर जो होगा ये आपतन कोण का काम करेगा। और ये जो होगा इसको आप मान लेंगे आर डैश, ये आपका अपवर्तन कोण होगा। लेकिन जैसे और थोड़ा हम आगे चलते हैं तो ये किरण दोबारा से आपतित किरण का काम करेगी और आगे चल करके ये फिर दोबारा से वही माध्यम आ जाएगा, यानी एयर। तो एयर में तो हमारा एंगल आई बना हुआ था, यानी इंसिडेंस एंगल था, और यहां पर आपका आर डैश ही रहेगा, क्योंकि इसमें हर जगह आर डैश ही रहने वाला है, क्योंकि कांच में कितना था? आर डैश था। तो यहां से हम रिलेशन निकालें तो थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं क्या जिस प्रकार से वहां अलग अलग माध्यम के लिए हम यूज कर रहे थे, पहले माध्यम के सापेक्ष या दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो उनका मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल होता था। तो उस कंडीशन में यहां पर हम देखते हैं हमारे पास 3 माध्यम है और तीनों माध्यम को हम यूटिलाइज करके देखते हैं क्या इनका मल्टीप्लिकेशन भी एक दूसरे के सापेक्ष 1 के इक्वल होता है या नहीं। देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर, इक्वेशन फर्स्ट। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी WnG, साइन आर, इसमें क्या है? साइन आर, और ये क्या है? साइन आर डैश, साइन आर अपॉन साइन आर डैश, इक्वेशन सेकेंड। जल के सापेक्ष कांच का हमने देख लिया, और अब कांच के सापेक्ष वायु का, क्योंकि तीसरा माध्यम क्या है? फिर दोबारा से वायु, कांच के सापेक्ष जल का, यानी GNA, साइन आर डैश, इसमें क्या है? आर डैश, और नीचे फिर क्या आ गया? साइन आई, साइन आई, इक्वेशन थर्ड। तीनों समीकरण की गुणा करने पर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई आप कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ANG इंटू WNG इंटू GNA इक्वल टू, इक्वल में क्या आएंगी? सारी की सारी ये वैल्यूज, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आर डैश इंटू साइन आर डैश, साइन आर डैश अपॉन साइन आई। तो यहां देख रहे हैं आप दोस्तों, साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर डैश से साइन आर डैश कैंसिल। तो इससे क्या पता लगा? यहां से हमें ए की वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो हमें यहां से मिल रहा है ANG इंटू WNG इंटू GNA इक्वल टू 1। और अगर इस पोर्शन को इधर पहुंचाया जाए तो ANG इंटू WNG इक्वल टू 1 अपॉन GNA, 1 अपॉन GNA, जो कि किसके इक्वल होता है? जो कि GNA ANG, जो कि किसके इक्वल होगा? ANG के। ये आपका ANG आ गया, ये आपका WNG आ गया, और ये आपका GNA आ गया। तो इस प्रकार से इसमें भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं, इसमें भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम अलग अलग माध्यम को यूज करके
रिलेशन निकाल सकते हैं जिस प्रकार से हमने यहाँ निकाला है। देखा हमने कि हम अलग अलग माध्यम को यूज करने के बाद भी उनका मल्टीप्लाई करते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन हमारा A1 के इक्वल होता है। ठीक है, और देखिएगा जो आपका n होता है, जो आपका n होता है, अगर खाली आपसे किसी माध्यम की अलग से बात ना करें तो इसकी एग्जैक्टली जो वैल्यू मानी जाती है अप्रोक्स में वो लगभग 1.4 के इक्वल मानी जाती है, लगभग 1.4 के इक्वल मानी जाती है। और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, इसका कोई भी मात्रक, कोई भी इकाई नहीं होती है। ठीक है, ना इसका कोई मात्रक है, कोई इसकी यूनिट नहीं है। आशा करता हूं ये कुछ एक बातें जो बहुत ही आसान सी बातें थी आज के इस टॉपिक में समझ में आई होंगी। अगर ध्यान से देखा होगा तो जरूर समझ में आई होंगी। अगर एक बात आपको एक बार में समझ में नहीं आती है तो वीडियो को पॉज करें और बैक करके दोबारा से देखें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें तभी चीजें समझ में आएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।